अब हम देखेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। अभी तक हमने देखा कि आवेश क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जो गुण हैं हमने आवेश के उसके बारे में ऑलरेडी देखा है उनके, जब हम बेसिक फाउंडेशन की बात कर रहे थे। तो अब अभी देखते हैं कौन से मूल गुण हैं, और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स की बात करेंगे, वहाँ पे हमें इनके प्रॉपर्टीज को समझना, उनको मैथमेटिकल रूप देना इंपॉर्टेंट होगा, और वहाँ पे इनके मूल गुणों को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट के फॉर्म में समझना बहुत ही आवश्यक है। और उसकी दृष्टि से हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है और कैसे हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारे तीन महत्वपूर्ण गुण हैं हमारे आवेश के, वो जगह हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, उसके बारे में संक्षिप्त विषय में, कि जो आवेश है उनको हम उनको एक दूसरे, उनके जो आवेश का जो मात्रात्मक मान है उनको हम जोड़ सकते हैं। उनको हम बोलते हैं आवेशों की योज्यता बोलते हैं। तो आवेशों का योजन हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा जिसमें हम कहते हैं कि जो वैद्युत आवेश है वो संरक्षित क्वांटिटी है। और तीसरा प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये तीन जो मूल गुण है इनका क्या महत्व है और ये कैसे, मतलब इसके बारे में, इनके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला गुण जो हम बात करते हैं वो आवेशों की योज्यता गुण। तो उसके पहले हम आपको बता दें, जो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, और ये हमेशा के पेयर के फॉर्म में होते हैं। टोटल किसी भी मैटर में जो आवेश होता है वो चार्ज न्यूट्रल होता है, जैसा हम अपने पिछले लेक्चरों में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा बात कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो उनका जो डायमेंशन है, जो बीम, जो आप कहेंगे कि जो साइज है वो उनका, जो उनके बीच की दूरी है उससे बहुत ही कम होता है। तो उसे हम पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं मोस्टली डिस्क्रीट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और ये दो इम्पॉर्टेंट मतलब फीचर आपको याद रखना चाहिए कि जो आवेश है वो हम जनरली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉइंट चार्जेस के रूप में लेते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, और जो उनका प्रॉपर्टी होता है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। अब आइए हम चलते हैं इसके पहले गुण पे। जैसा कि हमने कहा आवेशों की योज्यता पे, पहला गुण है हमारा आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, राइट, इसमें अगर मान लीजिए आपके दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो जो टोटल चार्ज जो सिस्टम का होगा वो अगर Q है तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे Q1 प्लस Q2, उसको हम जोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास इसमें n चार्ज है, तो आप इसके टोटल चार्ज आपका जो होगा वो आप कह सकते हैं Q1 Q2, आप n टाइम जोड़ दें। तो ये जो योज्यता, इसी को योज्यता बोलते हैं कि जो एडिटिव नेचर है इनका, इनको आप दो डिफरेंट चार्जेस को जोड़ सकते हैं। जैसे कि मास होता है, टोटल मास, एक डिफरेंस है जो हमारा मास जो द्रव्यमान होता है वो, और चार्ज में, कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, वो हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। और जब जो चार्ज है, जो आवेश है, वो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बट अदरवाइज जो एडिशन है जो मास का, वैसे ही चार्ज में भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिस्टम है आपके पास जिसमें चार्ज है, मान लीजिए एक यूनिट चार्ज है, 2 है, 3 निगेटिव है, 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज होगा उसको आप जोड़ सकते हैं। और आपको सिंबल ध्यान रखना है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो टोटल सम आपको साइन के साथ करना होगा। तो आपका जो टोटल चार्ज होगा इसमें जो होगा 3 धनात्मक 3 ऋणात्मक कैंसिल हो जाएंगे और 1 ऋणात्मक बचेगा। तो आपका टोटल 1 यूनिट ऑफ चार्ज होगा, तो ऋणात्मक चार्ज है। तो ये है कि योज्यता का नियम कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हम हमारे कांसेप्ट बिल्डिंग में और बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे किसी सिस्टम का चार्ज, और उसके महत्व के बारे में। इनका महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग होना इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरा की प्रॉपर्टी है कि जो आवेश, वैद्युत आवेश हैं, वो संरक्षित रहते हैं, संरक्षित हैं।
तो विद्युत आवेश संरक्षित है, इसका तात्पर्य यह है कि आप आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो क्रिएट कर सकते हैं, और ये जब भी उत्पन्न होंगे पेयर के रूप में होंगे। एक जो सिस्टम होता है उसमें जो टोटल होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, राइट। टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होगा, बट ऑफकोर्स जैसा कि हमने पिछले बार में स्फीयर की बात की थी जो आइसोलेटेड सरफेस से सेपरेट था, और जब हमने उसको अलग अलग किया तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। बट यहाँ पे ध्यान दें कि जो हमेशा जो डेवलपमेंट हुआ चार्ज का वो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हुआ, और उसको सेपरेट कर दिया तो जो इंडिविजुअल सिस्टम वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, बट अगर होल एंटाइटी की बात करें तो टोटल चार्ज हमारा न्यूट्रल है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आवेश संरक्षित रहती है, आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप इसे बस ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मेटल पे जब अलग अलग कर दिए तो ये चारों ओर से अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा दूसरा नियम, दूसरा गुण। और तीसरा गुण जो कि हम बात करेंगे कि जो वैद्युत आवेश है वो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो जो यूनिट है चार्ज, जो चार्ज यूनिट जिसे हम इलेक्ट्रॉन चार्ज और इतना ही बाय कन्वेंशन हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हमारे मूल चार्ज अगर हम मानते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो तकरीबन हमारा अगर बात करें तो 1.6029192 इंटू 10⁻19 कुलाम होता है। कुलाम जो होता है वो हमारे चार्ज जो आवेश है उसका यूनिट होता है। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कुलाम के बारे में। बट ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है तो ये हमारा जो मिनिमम चार्ज है, इससे ज़्यादा फ्रैक्शन में चार्ज आप नहीं मान सकते हैं, और कोई भी यूनिवर्स में आपको चार्ज मिलेगा वो इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, मतलब N होगा। अगर टोटल चार्ज अगर किसी बात करें, इससे छोटा फ्रैक्शन आपको नहीं मिल सकता, जहाँ पे N एक इंटीजर है, राइट। तो ये बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण गुण है इसका। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है जो आपको रिमेंबर करना है, जिसका हम बहुत सारे जो फिजिक्स के प्रॉब्लम होते हैं, भौतिकी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएंगे। और इसकी जो खोज है जो 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 ना इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था उसने फैराडे ने दिया था, बट 1912 में जो हमारे जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूफ किया था कि चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू जो इंटीजर है वो ये है, इससे ज़्यादा फ्रैक्शन में आप चार्ज को विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कुलाम की, तो जो कुलाम यूनिट है वो एसआई यूनिट है हमको चार्ज का रिप्रेजेंट करने का। तो जैसा कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इतना कुलाम होता है, तो अगर हम बात करें कि एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो एक कुलाम में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार आपका कुलाम का परिभाषा भी बनाया गया है, जैसा आपने कक्षा 11 में अपने मात्रक मापन में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि जो एक जो कुलाम है वो आवेश है जो तार में 1 एम्पियर अगर धारा बह रही है 1 सेकेंड में तो उसके बराबर होता है। तो यहाँ से उसकी परिभाषा आती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, जैसे जैसे जो प्रोटॉन होता है बाय कन्वेंशन उसको पॉजिटिव चार्ज होता है, और उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन में। तो जो पॉजिटिव प्रोटॉन पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पे ये निगेटिव होगा। और अगर कोई सिस्टम है, अगर जैसा कि हमने कहा कि चार्ज क्वांटाइज होता है, तो अगर एक N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम पॉजिटिव बात करते हैं, और N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेट्स से प्रोटॉन है, तो जो टोटल सिस्टम का जो चार्ज होगा वो लेट्स से एडिटिव होता है चार्ज, जैसा कि हमने पहले गोल में देखा, तो N2P होगा। और क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल होता है, अपोजिट होते हैं, तो अगर ये N × -E की रिप्रेजेंट करें और N2 × +E रिप्रेजेंट करें, तो जो टोटल सिस्टम का चार्ज होगा N2 - N1 ना मल्टीपल ऑफ दिस। और क्योंकि N1 और N2 इंटीजर है, तो जो N2 - N1 है वो भी एक इंटीजर क्वांटिटी होगा। तो इस प्रकार देखें कि अगर हमारे सिस्टम में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही दो मूल चार्ज हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट चार्ज रखते हैं, तो जो हमारा होल सिस्टम है उसमें ऑलवेज जो हमारा टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो इंटीजर मल्टीपल होगा। और टिपिकली ये कुलाम चार्ज मतलब एक कुलाम बहुत हुआ, हम जनरली माइक्रो कुलाम की बात करते हैं। माइक्रो कुलाम जिसका वो करेंगे तो 10⁻6 कुलाम आएगा, जो ये फ्रैक्शन मेट्रिक सिस्टम में आप फॉलो करते हैं। और हम अभी देखेंगे कि क्यों एक कुलाम आप कैसे फील कर सकते हैं विद एक कुछ एग्जाम्पल के मदद से।
बट ये जो क्वांटीकरण का जो गुण है, जैसा कि हमने कहा कि जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पे हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में डिस्क्रीट देखते हैं, बट अगर हम आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि अब बहुत सारे चार्ज पास पास हैं, जैसे लाइक एक कोई लाइन है, राइट, बहुत सारे डॉट्स हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो आप इसको डॉट्स नो डिस्क्रीट फॉर्म में देखेंगे, बट अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूअस लाइन दिखेगा। सिमिलरली चार्ज के साथ भी है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रीट नेचर के साथ आता है, वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, और आपको एक कंटिन्यूअस चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा भौतिकी में जैसे हम बात करते हैं क्वांटम में माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, डिस्क्रीटनेस की बात करते हैं, और कंटिन्यूस क्लासिकल में कंटिन्यूअस लेवल की बात करते हैं। तो जैसे जो फिजिक्स के रेंज है और जो मॉडल्स और जो इक्वेशंस होते हैं वो स्लाइटली मॉडिफाई हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे बात कर रहे हैं, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्वांटाइजेशन है वो हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये क्वांटाइजेशन की बात हो रही है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो हमें ये क्वांटाइज ना होगा, कंटिन्यूअस भी देखा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ देखते हैं, बट एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऑलवेज हम एटॉमिक लेवल तक की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि जो चार्ज होता है वो हमारा क्वांटाइज होता है। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई पिंड है जिसमें 1 सेकेंड में आप 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं एक पिंड से दूसरे पिंड में। तो जैसा हमने कहा कि जो एक फील देने के लिए कि 1 कूलाम आवेश आपका कितने के बराबर होगा अगर आप पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में आपने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन किया, और जैसा कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है टिपिकली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने ट्रांसफ़र किए तो कितने कूलाम आपने 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र किया, राइट। सो ये होगा आपका 10⁻⁻6 × 10 कूलाम। सो ये पर सेकेंड आपने इतना कूलाम ट्रांसफ़र किया, ओके। तो अब प्रश्न ये है कि अगर हम 1 कूलाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा। तो एक में इसका डिवाइड कर देंगे 1 × 1.6 × 10⁻⁻10। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा टिपिकली ये आपको आएगा 6.25 × 10⁹ सेकेंड, राइट। तो इतना सेकेंड अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एक 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है तो ये मिनट हो गए, और 60 मिनट में 1 आवर होता है तो नंबर ऑफ़ आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो नंबर ऑफ़ आवर्स से गुणा कर दीजिए, और फिर एक वर्ष में 365 दिन अगर होते हैं तो उससे डिवाइड करिए। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स, और अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपको लगभग 200 वर्ष मिलेंगे, राइट। 200 वर्ष आप आप इसका मात्रात्मक अनुभव कर सकते हैं कि 1 कूलाम ट्रांसफ़र करने में एक ऑब्जेक्ट से एक पिंड से दूसरे पिंड में अगर हम एक फील 1 सेकेंड आप इंटरवल फील कर सकते हैं उतने की बात करें तो आपको 200 वर्ष लग जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 1 कूलाम चार्ज कितना महत्व होता है, कितना होता है। और दूसरा एक और प्रश्न है जो आपको एक और फील देगा कि कितना अमाउंट एक गिवन वॉल्यूम में होता है चार्ज का। तो मान लीजिए कि 1 कप ऑफ वाटर है जिसमें आपका 250 ml वाटर है, ठीक है। तो अब 250 ml वाटर में कितना कूलाम आवेश होगा अगर वो धनात्मक या ऋणात्मक। ऑफकोर्स जो पानी होगा वो आपका जो वाटर होगा वो न्यूट्रल होगा, उसमें कोई टोटल चार्ज सिस्टम में नहीं होगा, बट धनात्मक से ऋणावेश अलग अलग की बात करेंगे तो कितना कूलाम उसमें पॉजिटिव चार्ज है और कितना ऋणावेश है इसकी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलाम। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हमने कहा कि लेट्स से एक जो हमारा कप ऑफ वाटर है जिसमें 200 ग्राम वाटर है, और अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो जो हमारा रासायनिक सूत्र आप जानते हैं H2O होता है। तो जो एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, और 16 होता है हमारा ऑक्सीजन का तो 16, तो टोटल 18। सो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो हमारा 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हुआ। तो अगर कैलकुलेट करें और एक मॉलिक्यूलर वेट में जो हमारा होता है जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हम अवोगाद्रो नंबर आता है 6.02 × 10⁻23 एटम्स, राइट, ठीक है। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है कि 250 ग्राम में कुल कितने एटम है तो हमको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा, ओके, और फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें कितने मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, कितने एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूलर वेट में, इतने एटम्स, राइट। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स आपके 1 कप के वाटर में, और आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आएगा लगभग
3 गुणे 10⁻24 समथिंग, राइट। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स आपके आएंगे। और अगर चार्ज की बात करें तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपको जानना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इतने नंबर ऑफ एटम से होंगे। तो जो एक एटम होता है, जो हमारा एक एटम होता है, उसमें आपके कितने हैं, आपके जैसे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार अगर एक हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार इसमें 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हुए हमारे इस हाइड्रोजन में। और इस प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है, और जो एटॉमिक नंबर है 8 है। तो 6 आउटर ऑर्बिट में आपके आ गए, एटॉमिक नंबर 16 है तो ये आएगा। तो 2 हो गए इनर, और हमारे बाहर वाले ऑर्बिट में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि सेम न्यूट्रल है तो 6 प्रोटॉन होंगे। तो इस प्रकार आप देखें अगर, तो हमारे पास जो ये इस प्रकार हमारे जो हो टोटल सिस्टम में यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 प्रोटॉन है। और इसी प्रकार यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। और यहाँ पे हमारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो हमारे एक जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए, राइट। तो इस प्रकार हमारा टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, so नंबर ऑफ एटम्स multiplied by how many number of electrons or proton equal number and the charge like 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1.34 × 10⁻7 कूलम। तो आपके इतने चार्ज हो जाएंगे आपके एक कप ऑफ वाटर में। तो आप फील कर सकते हैं कि जो चार्ज है आपका एक कप ऑफ वाटर में वो कितना हुआ, और एक कूलम कितना इक्विवेलेंट होता है। और अगर आप एक कूलम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 200 वर्ष लग जाते हैं। तो ये सब आपको एक फील देने के लिए कि एक कूलम चार्ज कितना होता है, और एक मात्रात्मक रूप से अगर आप फील करें मटेरियल तो उसमें कितना चार्ज हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये कैसे आपने इन गुणों का बारे में हमने पढ़ा और उसका प्रयोग करके आपने एक एस्टिमेट कर लिया कि ये कूलम चार्ज क्या होता है, कितना होता है, और कितना उनका फिजिकल वैल्यू है। आप एक फील कर सकते हैं कप वाटर में कितने होते हैं, और एक कूलम आवेश को ट्रांसफ़र करने में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा क्यों हम माइक्रो कूलम और उससे यूनिट छोटे यूनिट में ना बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और आल्सो हमने ये भी देखा कि जो क्वांटाइजेशन है और जो संरक्षण का नियम है और जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उनका क्या महत्व है। और आगे आने वाले अपने बहुत सारे लेक्चरों में हम उनका प्रयोग करेंगे, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कूलम का नियम। धन्यवाद।